ओके तो अब अपन अगला डेरिवेशन करते हैं। अगला डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ईडी मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन। बस ठीक है। अब देखो अगर मैंने पहला डेरिवेशन अच्छे से किया है तो इस डेरिवेशन में आधा काम पहले ही हो गया। पहली चीज़ जो मैं मिस्टेक करूँगा वो ये कि सारी डिस्टेंस मिड पॉइंट से लेनी है। ये ए है, ये ए है, अब मुझे याद हो चुका है ना। इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती हुई जो जाती है। ये लो मैंने बना दी, ठीक है, लो बना दी, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, लेट मान लो मैंने पॉइंट ले लिया क्यू, क्या फ़र्क पड़ता है, क्यू यहाँ पर है, कुछ और ले लो, पी ही ले लो, चलो पी पॉइंट ले लिया। पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। क्या है? वही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। फिर से वही, पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड किन की वजह से होगा? एक तो प्लस क्यू की वजह से और एक माइनस क्यू की वजह से। मेरे सिस्टम में दो ही तो पॉइंट चार्ज है, तो यानी कि वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा दूंगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर मेरे सिस्टम में एक से ज़्यादा चार्ज हैं तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए सब चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर सम करना है, यानी कि E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अभी देखो E1 किसकी वजह से लगेगा? इस चार्ज की वजह से। मैंने इसको 1 नाम दिया, इसको नाम दिया 2। तो देखो पहले तो इन दोनों को लाइन ज्वाइन करो, क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग पे ही लगते हैं सारे फोर्स, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखो याद करो, जब मेरा चार्ज माइनस था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगती है रेडियली इनवर्ड, यानी कि माइनस की डायरेक्शन में, चार्ज की डायरेक्शन में। ये तो हो गया मेरा E1, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। ये है ड्यू टू माइनस क्यू, ये है मेरा ड्यू टू प्लस क्यू, ठीक है। प्लस क्यू की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे? पहले इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे, अब ज्वाइन करने वाली लाइन को एक्सटेंड करोगे। अगर प्लस क्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ, माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में। समझ में आ गया अच्छे से? पक्का? अच्छा ये बताओ, ये डिस्टेंस जो ली है आर, कहाँ से लोगे? मिड पॉइंट से ना, मिड पॉइंट से सारा डिस्टेंस लोगे। तो अगर पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो डिस्टेंस तो मिड पॉइंट से ही लूँगा। आ जाओ, अब मुझे बताओ E1 वेक्टर और E2 वेक्टर को सीधा सीधा जोड़ सकता हूँ क्या? नहीं जोड़ सकते। क्यों? पहली बात तो ये वेक्टर है और दूसरे अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं। और मैंने अभी ये देखा था, अगर सेम डायरेक्शन में लगते हैं तो मैं सीधा सीधा जोड़ देता हूँ, अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो प्लस माइनस करके जोड़ देता हूँ, ठीक है। मुझे जोड़ना है 10 और 2, तो मैं क्या कर देता हूँ, 10 प्लस ऑफ माइनस 2, यानी कि इसकी डायरेक्शन उल्टा करके इधर ले आओ और दोनों को सेम डायरेक्शन बता दो। तो 10 प्लस ऑफ माइनस 2, ये हो गया 8। अब ना तो ये एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, ना ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ये दोनों तो आपस में किसी एंगल पे लग रहे हैं। ये एंगल कितना है? एंगल देख लो। तो इस एंगल के लिए अगर मैं ये एंगल डिफाइन करता हूँ थीटा, क्या डिफाइन करता हूँ? थीटा। तो क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है? तो क्या ये 90 डिग्री है? अगर ये 90 है तो ये कितना हो गया मुझे बताओ ज़रा। ये थीटा, ये 90 और ये एंगल कितना हो गया? अगर मान लो मैं इसको x, बच्चों की तरह करा रहा हूँ, ध्यान से देखना ताकि गलती ना हो। इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू क्या हो गई? 180। दिस प्लस दिस, इन तीनों का सम 180 होता है कि नहीं होता है? तो x की वैल्यू होगी 180 माइनस 90 माइनस थीटा, यानी कि हो गया 90 माइनस थीटा। अगर मैं यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, तो अब बताओ अगर x की वैल्यू 90 माइनस थीटा है और ये एंगल अगर y है, मैं इन दोनों के बीच में एंगल कैलकुलेट करना चाहता हूँ, इसलिए सारा ड्रामा हो रहा है। वैसे तो पैरेलल लाइन से सीधा सीधा दिखता है, देखो इधर सिंपल सा ही बता दूँ क्या, वही ज़्यादा बेटर है। पैरेलल लाइन, ये
और ये, इसको ये इंटरसेक्ट करके हुए जा रही है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, और ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। कैसे एंगल बराबर होते हैं? ऐसा है ना, इसको अपोजिट में जाओ, ये अपोजिट एंगल, ये इसके बराबर हो गया। अब इसके साथ चलो, इसको छोड़ दो, इधर जंप मार दो, ये 3। अब इसके अपोजिट में जाओ, 4। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये होते हैं। फिर से पहचान लो, देखो बच्चों वाली चीज़ें कर लो, बार बार काम आएंगी। अगर मान लो 2 पैरेलल लाइन ऐसे हैं, ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये पैरेलल लाइन है, इसको ये लाइन काट के हुई गई, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कौन सा एंगल पकड़ना है, बताओ कौन सा पकड़ोगे? चलो ये पकड़ लेते हैं, कोई भी पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। ये एंगल को नाम दे दिया 1, तो इसके अपोजिट जाओ, ये एंगल हो गया 2, 1 और 2 बराबर है। अब 2 के साथ साथ चलो इस लाइन पे, इस लाइन पे जो कि ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है, जो काटती हुई जा रही है दोनों पैरेलल लाइन को। ये एंगल आया ना, इस एंगल को छोड़ के इधर जंप मार दो, ये एंगल पकड़ लो, इसको बोल दो 3। अब इसके अपोजिट चले जाओ, इसको बोल दो 4। तो 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4। समझ में आया? फिर से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए अपन बार बार देख रहे हैं। ये पैरेलल लाइन इस बार कैसे लोगे? ये ले लो। कौन सा एंगल लोगे? चलो ये एंगल ले लो, ठीक है। अगर ये एंगल 1 है तो इसके अपोजिट जाओ, ये एंगल हो गया 2। इसके साथ इस लाइन पे चलो, इस एंगल को छोड़ दो, जंप मारो, ये एंगल, इसको बोल दो 3, और इसको अपोजिट में जाओ, ये बोल गया 4। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्या समझ में आ गया? पक्का? तो फिर इसी तरीके से कर लो। वैसे इसको और भी तरीके से किया जाता है, ये प्लस ये इज इक्वल टू 90 होगा। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा है, नहीं तो इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप में से कुछ बायोलॉजी के भी हैं, तो बायोलॉजी के हिसाब से अगर मैं इस क्वेश्चन को सीधा करने की कोशिश करूं तो देखो ये लाइन और ये लाइन, और ये ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ये एंगल अगर थीटा है तो इसके साथ साथ चलो, इसको छोड़ दो, इधर आ जाओ, ये एंगल थीटा होगा। मतलब ये थीटा है तो इसके साथ साथ चलो, इसको छोड़ दो, इधर आ जाओ, ये थीटा होगा, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना है? ये भी थीटा है। अरे ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल, ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, ये एंगल और ये एंगल सेम है, 90-90, SAS साइड एंगल साइड। ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो इसके रेस्पेक्टिवली यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल भी थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो फिर से ये पैरेलल लाइन, और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, दोबारा देख लेना, बहुत धीरे धीरे समझाया है, 10 बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब बताओ, अब प्रॉब्लम मेरे को ये आ रही थी, इसलिए मैंने सारी रामायण गाई। प्रॉब्लम मेरी ये आ रही है, ध्यान से देखना, E2 मेरा लग रहा है इस डायरेक्शन में, बस ये चीज़ समझ गए तो डेरिवेशन हो गया, इसलिए मैं इसको बार बार अच्छे से करा रहा हूँ। E2 लग रहा है मेरा इस डायरेक्शन में, E1 लग रहा है मेरा इस डायरेक्शन में। ये ना तो एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, ना ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो जब भी फिजिक्स में ये चीज़ बहुत काम आएगी, जब भी मेरे 2 वेक्टर है ना तो एक ही डायरेक्शन में लग रहे हो, ना अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो, तो उनका एडिशन निकालने के लिए सबसे अच्छा है उनको x और y एक्सिस के कंपोनेंट में बांट दो। जैसे कि अगर ये x एक्सिस है, डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, ये मत सोचना डेरिवेशन इतना लंबा है, ये आपके बेसिक है, 11-12 में मस्ती मार रहे थे ना, ये उसका नतीजा है। ये अगर a वेक्टर है, ठीक है, अगर a वेक्टर x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, कितना एंगल बनाता है? थीटा एंगल बनाता है। तो इस a वेक्टर को मैं x और y के कंपोनेंट में कैसे बांटूंगा? प्रोजेक्शन लेके x y, तो ये मेरे 2 प्रोजेक्शन हो जाते हैं, और इसको कंपोनेंट मेरा होता है x एक्सिस वाला, तो मैं बोल देता हूँ ax। ये कंपोनेंट है मेरा y एक्सिस वाला, तो मैं बोल देता हूँ ay। x एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है i कैप, y एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है j कैप। तो मैं a वेक्टर को लिखता हूँ
ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अब इस ट्रायंगल में अगर ये थीटा है तो ये साइड कितनी है, ए एक्स। वैसे तो याद रखना किसी भी वेक्टर का किसी भी चीज़ का अगर ऐसे ये परपेंडिकुलर है ना यहाँ पे, और ये वाली डायरेक्शन, ये वाला पॉइंट निकालना है, तो ये थीटा देख लो। अगर ये एक्स है तो ये सीधा सीधा होता है एक्स कोस थीटा, सीधा सीधा होता है, याद रखना। जिस तरफ थीटा बना हुआ है उस तरफ सीधा सीधा एक्स कोस थीटा कंपोनेंट, जिस तरफ थीटा नहीं बना हुआ है वो सीधा सीधा एक्स साइन थीटा कंपोनेंट। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इस ट्रायंगल में कोस लगा दो, इस ट्रायंगल में साइन लगा दो, अपने आप आंसर आएगा, अपने आप आंसर आएगा। ठीक है, कभी क्लास में कराऊंगा डिटेल में, अगर अभी भी नहीं समझ में आया हो तो ए एक्स आई कैप, यानी कि अगर ये ए है तो ये क्या हो गया, ए कोस थीटा, ए एक्स क्या हो गया, ए कोस थीटा। मतलब जिस तरफ थीटा बना हुआ है वो कंपोनेंट तो हो जाता है कोस कंपोनेंट, दोबारा बोलो, कोस कंपोनेंट, ए कोस थीटा आई कैप। और जिस तरफ थीटा नहीं बना होता है वो बन जाता है साइन थीटा कंपोनेंट, ये हो जाता है ए साइन थीटा कंपोनेंट। ये है, मैंने आपको बताया वेक्टर को कैसे रिजोल्व करते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत बार काम आएगा फिजिक्स में। वेक्टर को रिजोल्व करना एक्स और वाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस में। हमेशा याद रखें, वेक्टर जिस एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है वो कंपोनेंट हो जाता है कोस कंपोनेंट, और जिसके साथ थीटा नहीं बना रहा है वो कंपोनेंट हो जाता है साइन कंपोनेंट। अगर मेरे को ये एंगल ऐसा दिया होता अल्फा और यहाँ पे कोई एंगल नहीं दिया होता तो मैं क्या लिख सकता था, ए वेक्टर इज इक्वल टू, अब देखो एंगल किसके साथ बना रहा है, वाई के साथ, और किसके साथ नहीं बना रहा है, एक्स के साथ। तो ये वाला कंपोनेंट हो गया साइन, ए साइन ऑफ अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस ऑफ अल्फा जे कैप। समझ में आया, पक्का? बस ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि जब भी फिजिक्स में मेरे को ऐसा दिखाई देगा कि मेरे को दो वेक्टर दिखाई दे रहे हैं, बहुत काम आएगा। मेरे को दो वेक्टर दिखाई दे रहे हैं, वो किसी एंगल पे लगे हुए हैं, सीधा सीधा जोड़ने की जगह उनको x और y एक्सिस में कंपोनेंट में डिवाइड कर दो। अब देखो इतनी रामायण का फायदा ये हो जाता है, ये थीटा तो ये कंपोनेंट कौन सा, E2 cos थीटा, ये थीटा तो ये कंपोनेंट कौन सा, E1 cos थीटा। यहाँ पे एंगल नहीं बना रहा ना, तो y एक्सिस वाला कंपोनेंट कौन सा हो गया, ये थीटा है तो ये कंपोनेंट हो गया E2 साइन थीटा। ये देखो ये कंपोनेंट कौन सा हो गया, इधर थीटा है, इधर थीटा नहीं है, तो ये कंपोनेंट हो गया E1 साइन थीटा। अब अगर आप देखोगे तो बेसिकली E1 और E2 वेक्टर को मैंने बेसिकली x और y एक्सिस में डिवाइड कर दिया है। तो अब E1 E2 को तो जाओ भूल, समझाने के लिए E1 और E2 को जाओ भूल, और अब बस याद रखो अब मेरे सिचुएशन में बचे हैं सिर्फ चार वेक्टर, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, E2 साइन थीटा, E1 साइन थीटा। अब अगर आप देखोगे तो ये चार वेक्टर आपस में या तो एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं अपोजिट में, ये इसके अपोजिट लग रहा है और ये दोनों एक डायरेक्शन में लग रहे हैं। अब मैं नॉर्मल वाला रूल लगा सकता हूँ, और नॉर्मल रूल क्या बोलता है, अच्छा बताओ क्या E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, लग रहे हैं। अच्छा थीटा अगर ये है तो साइन थीटा की वैल्यू तो सेम आने वाली है दोनों में। अगर E1 और E2 का मैग्नीट्यूड भी सेम आ जाए तो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो एक बार जरा E1 और E2 की वैल्यू निकालो मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 वेक्टर कैसे निकालोगे, के मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ तो डायरेक्शन से मतलब नहीं है, के इंटू क्यू
मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ तो अब साइन रखने की जरूरत नहीं है, k इंटू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर क्या होता है, उस पॉइंट का इस पॉइंट से इस चार्ज से डिस्टेंस। ये कितना दूर है देखो जरा, इस ट्राइंगल में देखो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस r है, ये एंगल 90 है, ये डिस्टेंस a है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, क्या ये इस ट्राइंगल में हाइपोटेनियस हो गया 90 डिग्री के अपोजिट वाला। हाइपोटेनियस की साइड कैसे निकालते हो, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दैट स्क्वायर, याद आ रहा है। तो यानी कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो बस अब वो लिख दो, डिस्टेंस कितनी है इसकी, इससे डिस्टेंस कितनी है, ए स्क्वायर ए आर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, डिस्टेंस का होल स्क्वायर। क्या ये E1 मैग्नीट्यूड का आया। अगर मैं E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूं तो ये देखना कितना आएगा, k इंटू क्यू डिवाइड बाई इस चार्ज की इधर से डिस्टेंस, फिर से वही आएगी, ये r है, ये a है, ये इसका हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यानी कि अगर ये डिस्टेंस है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर कर दो। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड E2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, यानी कि E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा को कैंसिल आउट कर देगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, एज E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो उल्टी है इन दोनों की, इज इक्वल टू E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हैंस साइन थीटा कंपोनेंट कैंसिल ईच अदर। ये देखो कितना फायदा हो गया, पता नहीं सीधा जोड़ता तो क्या होता, साइन ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो अब मेरे इक्वेशन में बचे सिर्फ दो, implies that net electric field at P, अब देखो कोई दिक्कत ही नहीं है, EP वेक्टर इज इक्वल टू, बस अब ये दो बचे, ये दोनों इसी डायरेक्शन में, वेक्टर का खेल ही खत्म हो गया। अब डायरेक्टली 2 इंटू E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो कुछ भी लिख लो, इंटू कॉस थीटा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख लो, देखो E1 वेक्टर कॉस थीटा प्लस E2 वेक्टर कॉस थीटा, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, कौन सी डायरेक्शन है ये, ध्यान से देखो कौन सी डायरेक्शन है, माइनस एक्स एक्सिस। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ, अगर ये डायरेक्शन है मेरी पी कैप, माइनस क्यू से प्लस क्यू, और मैं कह रहा हूँ कि मेरा ये रहा, ये डायरेक्शन कौन सी होगी, प्लस क्यू से माइनस क्यू, ये डायरेक्शन। अगर ये माइनस क्यू से प्लस क्यू पी कैप है, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, माइनस ऑफ पी कैप। ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस ऑफ पी कैप, ठीक है, क्योंकि पी कैप है माइनस क्यू से प्लस क्यू, और इन दोनों का एडिशन किधर आ रहा है, इस तरफ। तो ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन के अपोजिट है, सिर्फ डायरेक्शन की बात हो रही है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस ऑफ पी कैप। अब देखो ई वेक्टर और E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ये रहा, लिख दो 2k q डिवाइडेड बाई अंडर रूट का होल स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा, डायरेक्शन पी कैप। सोल्व हो चुका है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बस मुझे ये देखना है 2kq, अब बस देखो यहाँ पे कोस थीटा आ गया, अब बस इस कोस थीटा को हटाना है। कोस थीटा को हटाने के लिए कुछ नहीं, इस ट्राइंगल को देख लो, अगर ये थीटा है, समझ लो डेरिवेशन आपको नोट्स में मिलेंगे, अगर ये थीटा है, ये रहा, ये a है, ये r है, ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 10th की मैथ में पढ़ा था आपने, हालांकि वो पढ़ा होगा पंडित हरिप्रसाद समथिंग समथिंग करके, है ना, हालांकि वो गलत है, क्लास में अपन उसका सही फॉर्मूला देखेंगे। पर अभी के लिए कॉस थीटा क्या होता है, अपोजिट और एडजेसेंट। बताऊं क्या अभी,
ज़्यादा डिटेल में चले जाएंगे, अभी रहने दो, बाद में करेंगे कभी। गलत है पर आपको ऐसे ही याद है। गलत है, फिर से कह रहा हूँ गलत है, गलत है। नहीं ऐसे थोड़ी हर हर बोले, गलत है ये तरीका, पर आपको अभी ऐसे याद है। अपन क्लास में इसका सही तरीका देखेंगे। एंगल थीटा, एंगल के अपोजिट जो होता है वो परपेंडिकुलरली, फिर से बता रहा हूँ अभी याद रखने के लिए बस, ठीक है। एंगल के साथ वाला जुड़ता होता है बेस, और सबसे बड़ा होता है हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर कोस थीटा, ये साइन ये कोस, क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या हो गया, ए, हाइपोटेनियस क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कोस थीटा की वैल्यू आ गई, यहाँ पुट कर दो, 2k ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा की वैल्यू a डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, डायरेक्शन माइनस पी कैप। होल्ड करो, ठीक है। अब कहाँ लिखोगे, जगह ही नहीं बची भाई। अब देखो ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर है 1, और ये है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 1/2। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होती है। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, पता होता तो 5 मिनट का डेरिवेशन है। तो x की पावर 1 प्लस 1/2 कितना हो गया, x की पावर 3/2, ठीक है। तो यानी कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 लिख सकते हो इस पूरे को। ई पी वैक्टर इज इक्वल टू 2k डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, डायरेक्शन माइनस पी कैप, ठीक है, इज इक्वल टू 2k ओवर। अब यहाँ पे फिर से वही करूँगा जो मैंने पिछले वाले डेरिवेशन में किया था। मैं फिर से कह दूंगा r इज ग्रेटर देन a, हैंस a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली आर स्क्वायर, हैंस a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2 इज अप्रॉक्सीमेटली आर स्क्वायर ओनली की पावर 3/2। a स्क्वायर को कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया आर क्यूब यहाँ पुट कर दो। ई पी वैक्टर इज इक्वल टू 2k ओवर आर क्यूब, इन टू पी कैप। कहीं कुछ भूल गया क्या, हाँ ये a लिखना भूल गया, ठीक है। अब फिर से वही याद करो, q इंटू 2a, p वेक्टर क्या होता है, q इंटू 2a इंटू पी कैप। इस पूरे को p वेक्टर से रिप्लेस कर दो, तो मेरा ई पी वेक्टर क्या आ गया, q इंटू 2a, तो यहाँ सिर्फ बचा k, और q इंटू 2a को लिख दिया p वेक्टर। ये जो माइनस साइन है ये बाहर आ गया, माइनस k p वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। डेरिवेशन देखने में लंबा लग रहा है बहुत छोटा। अब अपन फिर से इसको 5 सेकंड में करेंगे। देखो बेस डेवलप कर लोगे ना, बेस डेवलप कर लोगे तो ये डेरिवेशन तो बस इतना ही है। बाकी सब जो इतना टाइम लगा ना अपने को बेस बनाने में लगा। अपन बीच में वेक्टर देखा और भी बहुत सारी चीज़ें देखी। अब देखो याद रखने का तरीका, डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू। मेरे को बोला है कि पहला स्टेप, अब कहानी याद रखनी है। पहला स्टेप में क्या करना है, इक्विटोरियल लाइन पे अगर निकालना है तो इक्विटोरियल यानी इनकी मिड पॉइंट को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने वाली लाइन ये रहा। तो यानी कि ये डिस्टेंस है a, ये डिस्टेंस है a। सारे डिस्टेंस कहाँ से लूँगा, मिड पॉइंट से। अगर यहाँ पे मुझे निकालना है, ये मैंने पॉइंट ले लिया P, तो मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस लूँगा R।
अगर ये आर है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा बाहर की तरफ प्लस की वजह से, माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा अंदर की तरफ। अगर ये थीटा है और ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, ये दोनों एंगल थीटा हो गए। ये बस स्टेप बाय स्टेप। तो पहला ई वेक्टर एट पी, ई पी क्या हो गया E1 प्लस E2। अभी E1 हो गया इसकी वजह से तो ये हो गया E1 वेक्टर, E2 हो गया इसकी वजह से ये हो गया E2 वेक्टर। स्टेप 1 में अपने को ये दिखाना है EP इजिकल टू E1 प्लस E2 लिखना है। जैसे ही मैंने देखा कि दो वेक्टर ना तो एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं ना अपोजिट में, तुरंत रिजोल्व कर दूंगा। तो जिस तरफ थीटा है उस तरफ तो कॉस वाला कंपोनेंट E2 कॉस थीटा, E1 कॉस थीटा कॉस का, और जिस तरफ थीटा नहीं है मतलब एक्स एक्सिस पे सॉरी वाई एक्सिस पे वहाँ पे साइन वाला कंपोनेंट, E2 का कंपोनेंट ऊपर आएगा E2 साइन थीटा, E1 नीचे है तो इसका कंपोनेंट नीचे आएगा ऐसे E1 साइन थीटा। अब जैसे ही मैंने ये देखा सारे वेक्टर या तो एक दूसरे के अपोजिट या एक ही डायरेक्शन में आ गए, तो तुरंत मैंने E1 और E2 का मैग्नीट्यूड निकाला, है ना। थर्ड स्टेप में E1 और E2 का मैग्नीट्यूड निकाल दो, KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर। R क्या होगा, इस चार्ज की इससे डिस्टेंस, इस चार्ज की इससे डिस्टेंस, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये A ये R, तो ये कितना हो गया, ये आपको शॉर्ट नोट्स में मिलेगा, टेंशन मत लो, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर डिस्टेंस है। अब तुरंत मैं ये बोल दूंगा E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिखा के तुरंत बोल दूंगा साइन थीटा कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला बचा। तो EP हो गया 2E इंटू कॉस थीटा, 2E ये रहा E, अंडर रूट का होल स्क्वायर तो अंडर रूट हट गया, 2E इंटू कॉस थीटा। डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन कौन सी है, जो मैंने P वेक्टर डिफाइन कर रखा है माइनस से प्लस की तरफ, उसकी अपोजिट, यानी कि डायरेक्शन कौन सी होगी, माइनस क्यों नहीं लगा है भाई, माइनस P कैप, माइनस P कैप। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू पुट करनी है। cos थीटा यहाँ से निकाल लो, cos थीटा क्या हो गया, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, A अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यहाँ पे रख दिया। जैसे ये रखा, ये देखो ये पावर 1, ये सेम चीज़ की पावर हाफ, तो सेम चीज़ की पावर 1 और सेम चीज़ की पावर हाफ, यानी कि पावर हो गई 3/2। तुरंत यहाँ पे आते ही वही पुराने स्टेप, R इज ग्रेटर देन A, तो A स्क्वायर की वैल्यू, A स्क्वायर के चीज़ को भूल जाओ, A स्क्वायर भूल जाओगे, R स्क्वायर की होल पावर 3/2, ये कट जाएगा, R की पावर क्यूब इधर आ जाएगा, R की पावर क्यूब आते के साथ ही नीचे ऊपर क्या हो जाएगा, Q इंटू 2A, Q इंटू 2A और P कैप, तो माइनस बाहर ले आना, माइनस बाहर ले आना, और Q इंटू 2A इंटू P कैप को लिख देना KP, खत्म। बताओ क्या डिफिकल्ट है क्या, डिटेल में गए इसलिए लंबा लाए। पहला स्टेप, सारी डिस्टेंस मिड पॉइंट से लिख दो, ये R, ये A, ये एंगल ले लो थीटा। ठीक है, तुरंत इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 प्लस E2। क्योंकि ये एक डायरेक्शन में नहीं है तो तुरंत इनको डिवाइड कर दो, जिस तरफ थीटा बना हुआ है कॉस कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट, जिधर थीटा नहीं बना हुआ है साइन कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट, बस साइन कंपोनेंट इधर, कॉस कंपोनेंट इधर। E1 और E2 का मैग्नीट्यूड लिखो, K इंटू क्यू बाई R स्क्वायर, ये रे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है R और A, तो ये हाइपोटेनियस हो गया, ये यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, जैसे लिख दिया मैंने बोल दिया इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो साइन कंपोनेंट कैंसिल हो गए, कॉस कंपोनेंट ऐड हो गए, 2 इंटू E इंटू कोस थीटा। डायरेक्शन किधर है, ये वाली, यानी कि P के अपोजिट वाली, ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद कोस थीटा की वैल्यू वापस ट्राइंगल से लिख दो, कोस थीटा की वैल्यू लिख दी, इन दोनों को पावर ऐड हो जाएगी, पावर ऐड होने के साथ ही A को कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल आउट करने के बाद Q इंटू 2A इंटू P कैप को P वेक्टर लिख दो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में आपको ये पूरी डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप और साथ में इसके शॉर्ट स्टेप दोनों ही मिलेंगे, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। उम्मीद करता हूँ कि आज आपके कुछ बेसिक कंसेप्ट डेवलप हुए होंगे। इन दोनों डेरिवेशन को अच्छे से घर पे 2-3 बार रिवाइज कर लेना, नोट्स मिलेंगे, उसमें नोट्स में सिस्टेमेटिक स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल शॉर्ट में ये डेरिवेशन लिखे हुए हैं। यहाँ पे क्लास में लंबा डिटेल में डीपली डिस्कस हुआ है। जो भी आपको तरीका पसंद आए इसको अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है,
वीडियो में कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही हो या आपको अभी भी कोई इशू लग रहा है कि अपन डीप में जा रहे हैं, डिटेल में जा रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, व्हाट्सएप पे नंबर करें। ठीक है, आपके पास नंबर है मेरा, आप व्हाट्सएप नंबर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक डिसलाइक कर सकते हैं और आप और भी सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, चलो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। जय हिंद।